नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टेट एग्जाम है, उसमें ज्यादा समय नहीं बचा है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि 2016 से 24 तक के सारे प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। कुछ मेरे तरफ से भी कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं, उनको भी आपको देखना है। हर एक प्रश्न की यहाँ पर व्याख्या की है और इस प्रकार व्याख्या की है, यदि उस प्रश्न से संबंधित कोई प्रश्न अलग से पूछ ले तो वो गलत आपका ना हो। हर एक डिटेल मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है, तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। यदि आपने 2016 से 24 तक के प्रश्न पत्र देखे होंगे तो कम से कम मैं आपको बता रहा हूं 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बाल विकास के सिद्धांत। हम औसतन मान लेते हैं 2 प्रश्न, है ना। औसतन भी यदि आप 2 प्रश्न माने, यानी कि 2 नंबर आपके इस वीडियो के माध्यम से पक्के हो जाएंगे। वैसे तो 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम कम से कम प्रश्न ले 2 प्रश्न तो बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित पूछे जाते हैं। यदि वीडियो आपने कंप्लीट कर लिया तो दो नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, है ना। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, कमेंट के माध्यम से बताना है। और यदि इसी प्रकार का आपको और भी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को आपको शेयर करना है, ताकि और भी बच्चे जुड़े और वो भी इन वीडियो का लाभ ले, है ना। चलिए, यहाँ पर जो प्रश्न रखे गए हैं वो 2023 से रखे गए हैं कि भाई पहले 23 के मिलेंगे, फिर 22 के मिलेंगे, फिर 21 के, है ना, फिर 20 के। इस प्रकार से इन प्रश्नों को रखा गया है। तो पहला प्रश्न 23 में आपका पूछा गया था, मानसिक आयु का संप्रति किसके द्वारा दिया गया था। और काफी इंपोर्टेंट है ये आपका। अभी तक जो आपकी 2016 से 23 तक जो एग्जाम हुई है, 2 बार प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो मानसिक आयु का प्रति पूछे, करेक्ट आंसर होगा आपका बीने, है ना, बीने साइमन। बीने साइमन द्वारा मानसिक आयु का प्रत्यय दिया गया। अब इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो एक एक करके मैं आपको दूंगा, सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, है ना। तो देखिए, यहां पर हम बात करें, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है, तो ये तो बीने के द्वारा दिया गया है, बीने साइमन के द्वारा, है ना। यदि यहां आपसे पूछ ले तो भैया सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ये प्रश्न आपको बुद्धि से संबंधित है। तो यहाँ पर बुद्धि से जो संबंधित जो इंपोर्टेंट फैक्ट है या फिर जो प्रश्न आ सकते हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, यदि ये पूछ ले तो याद रखिएगा फ्रांसिस गाल्टन। किसके द्वारा, फ्रांसिस गाल्टन। कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के। कब किया, 1885। सन भी आपको याद रखना है साथ में, है ना। आगे हम बात करें तो भैया मानसिक परीक्षण एवं मापन पुस्तक के बारे में आपसे पूछ ले, किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, कौन से विश्वविद्यालय में किया गया, तो याद रखिएगा ये केटल के द्वारा किया गया। या पूछ ले भाई केटल के द्वारा कौन सी पुस्तक का प्रकाशन किया गया, तो आपको पता होना चाहिए मानसिक परीक्षण एवं मापन। कब किया गया, 1890 में। कहां पर, कौन से विश्वविद्यालय में, तो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में किया गया। इंग्लिश में इसे कहते हैं मेंटल टेस्ट एंड मैनेजमेंट, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना। यहाँ पर यह पूछ ली कि भैया मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था केटल के द्वारा। किसके द्वारा, केटल के द्वारा। कब किया गया था, 1890 में। 1890 में केटल ने ही मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना। पहला बुद्धि परीक्षण की बात कर लें कि भाई पहला बुद्धि परीक्षण बीने साइमन बुद्धि परीक्षण तैयार किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, तो 1905 में किया गया था। कब किया गया था, 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण, जिसका नाम है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, तैयार किया गया था, याद रखिएगा, है ना। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ये अल्फ्रेड बीने, याद रखिएगा। ये आगे प्रश्न पूछा गया है और आगे पूछा भी जा सकता है। तो मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, अल्फ्रेड बीने के द्वारा। कब, 1908 में। सन याद रखिएगा, सन इस प्रकार से रखे हैं जैसे कि 1890 के बाद 1905 आता है, फिर 1908 आता है। इस प्रकार से सन भी मैंने रखे हैं ताकि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो, है ना। 1908 में अल्फ्रेड बीने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था। चलिए, कोई 2 जानकारी और है वो आपको दे देते हैं, फिर दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए, यहां पर बताया गया है कि भैया 1912 में सर्वप्रथम स्टन और कोहलमान के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। देखिए, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं जब प्रश्न पूछा जाता है कि भैया सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र किसके द्वारा दिया गया, और सब टर्मन लगा के आ जाते हैं वहां पर। देखिए, सर्वप्रथम पूछे तो टर्मन नहीं होगा, है ना।
कौन होगा, या तो विकल्प में स्टर्न दिया होगा या फिर कुहलमान दिया होगा, आपको यहाँ पर गलती नहीं करना है। सर्वप्रथम पूछे कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द यानी कि आईक्यू का जो सूत्र है वो किसके द्वारा दिया गया, तो ये स्टर्न और कुहलमान के द्वारा दिया गया। कब दिया गया, 1912 में। यदि ये पूछ ले आपसे कि भाई स्टर्न और कुहलमान द्वारा जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था वो कौन सा था, तो याद रखिएगा वो सूत्र था बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यानी कि इसमें जो आपका 100 है इंटू 100 ये नहीं लगा हुआ है, बस आपको इतना याद कर लेना है। सीधा सीधा आपसे पूछे कि सर्वप्रथम जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो कौन सा था, तो आपको पता होना चाहिए। आपका टर्मन जो है इन्होंने बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया था, ना कि इनके द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया है ना। कब संशोधित किया गया था इन्होंने, 1916 में, है ना। 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया था। और कौन सा सूत्र था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, जो कि वर्तमान में भी चल रहा है ना। इनके द्वारा इंटू 100 लगा दिया था, इनकी संशोधित कर दिया गया था। तो याद रखिएगा इसमें इंटू 100 नहीं है और यहाँ पर इंटू 100 है, इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। सन याद रख लीजिएगा 1912 और 1916, है ना। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था और ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि भाई किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व का संप्रति प्रस्तुत किया है। जहां पर वस्तु स्थायित्व आ जाए वहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा जिन पियाजे होगा। क्या होगा, जिन पियाजे के द्वारा, है ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। इस संबंधित सारी जानकारी आपको दे देते हैं कि भैया पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है। जैसे कि यहाँ पर तो आंसर लिखा हुआ वस्तु स्थायित्व, इनके द्वारा सिद्धांत कौन सा दिया है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जो कि इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, है ना। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई, 4। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई है, या फिर किसके द्वारा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई गई है। इन 4 अवस्था को दे देंगे, है ना। एक अवस्था ऐसी होगी जो नहीं होगी, है ना। इस प्रकार से प्रश्न काफी पूछे गए, इससे संबंधित तो आपको याद होना चाहिए पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी और चौथी, क्रम वाइज भी आपको पता होना चाहिए। तो संवेदी पेशी अवस्था जो होती है ये जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है। जो चौथी अवस्था है वो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 11 से 15 वर्ष या फिर 11 से अधिक की जो अवधि की जो आपकी अवस्था होती है वो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है। तो यहाँ पर क्रम वाइज भी विशेषकर ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं भैया, इन्होंने जो अपना अध्ययन है ये अपने बच्चों पर ही किया था। याद रखिएगा यदि पूछे कि भाई वो कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने अपना अध्ययन बच्चों पर किया, तो वो है आपके पियाजे जी, है ना। अपने पुत्र, यदि नाम भी पूछे तो याद रख लीजिएगा, अपने पुत्र लारेंट व 2 पुत्रियां ल्यूसिन एवं जैकलिन पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, है ना। इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, तो पियाजे जी को कहा जाता है ना। इनके द्वारा पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी थी। इनकी सर्वप्रथम पुस्तक के बारे में पूछे तो कब लिखी थी, 1923 में। कौन सी पुस्तक थी, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। एक प्रश्न को मैं 2 बार, एक ही जो मैं यहाँ पर आपको थ्योरी दे रहा हूँ उसको 2 बार इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, आप अच्छे से उसको सुन ले, है ना। यहाँ पर देखिए एक बहुत ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो है उपनाम, है ना। तो वो भी आपको पता होना चाहिए भैया कि भाई इनके उपनाम क्या है। जिन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इसको और किस नाम से जाना जाता है, इस पर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है, उसको देख लीजिएगा। सारे सिद्धांत एक साथ वहां पर मैंने बताए हैं, है ना। जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसे विकास अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। संज्ञान, संज्ञानात्मक, विकासात्मक, मानसिक विकास और अवस्था का सिद्धांत, ये सभी नाम किसके होंगे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के होंगे। जहां पर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ना दे और यहाँ पर जो मैंने नाम बताया ये दे दे तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा, है ना। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं भैया। तीसरा प्रश्न है, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। आपके शेयर करने से, वीडियो को लाइक करने से, वीडियो पर हम लाइक देखते हैं, व्यू देखते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ इस वीडियो को बच्चे पसंद कर रहे हैं, इस प्रकार के वीडियो और भी बनाने चाहिए, है ना। तो ये आपके हाथों में है यदि आगे आपको इस प्रकार के वीडियो चाहिए तो। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है, सीखने का यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सीधा सीधा पूछा गया भैया सीखने का जो नियम है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो जहां पर सीखने का नियम आ जाए वहां पर क्या आएगा आपका आंसर, थॉर्नडाइक आएगा, है ना। इन्होंने नियम बताए हैं, वो आगे हम चर्चा करेंगे, कौन सा सिद्धांत दिया है, कौन सा नियम दिया है, किस पर प्रयोग किया है, सारी जानकारी आपको देंगे, है ना। चलिए, आपका करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया, थॉर्नडाइक होगा। अब यहाँ पर हम सारी जानकारी देख लेते हैं कि भैया किसी कार्य को, जैसा कि यहाँ पर आंसर हम दे चुके हैं, थॉर्नडाइक द्वारा, इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया है, तो प्रयास व भूल का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक द्वारा। कौन सा, प्रयास व भूल का सिद्धांत। किस पर इन्होंने प्रयोग किया है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आगे। जितने भी सिद्धांत जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। ये थॉर्नडाइक के बारे में पूछे कि इनके द्वारा किस पर प्रयोग किया है, तो बिल्ली पर। किस पर, बिल्ली पर। कितने नियम बताए हैं थॉर्नडाइक ने, सीधा सीधा यदि पूछे तो याद रखिएगा मात्र 2 नियम बताए हैं, एक तो मुख्य नियम और ये गौण नियम। यदि सीधा सीधा पूछे कि सीखने के कितने नियम बताए हैं, तो 2 नियम बताए हैं। यदि ऐसा पूछ ले कि भाई थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कितने प्रकार के बताए हैं, तो वो 3 प्रकार के बताए हैं। थॉर्नडाइक ने गौण नियम कितने प्रकार के बताए हैं, तो वो आपके 5 प्रकार के बताए हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये 2 प्रकार के बताए हैं सीखने के सीधे सीधे नियम, और उसके अंतर्गत जो नियम बताए हैं वो मुख्य नियम 3, गौण नियम 5, है ना। चलिए, मुख्य नियम की हम बात करें जो कि सभी को पता होना चाहिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक का जो मुख्य नियम है इसके अंतर्गत नहीं आता। 3 नियम दे देंगे, एक नियम और दे देंगे फोर्थ वाला, जो नहीं आता उस पर टिक करना है। तो आपको तीनों नियम आने चाहिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गुण नियम जैसा कि मैंने आपको बताया 5 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वही जो 5 चौथा विकल्प है वो यही आपको दे दे, इसी में से वो पूछ ले कि इसमें आपका जो मुख्य नियम है उसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, तो आपको पता होना चाहिए। गुण नियम दे देंगे, उसमें एक नियम अलग दे देंगे। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, इस प्रकार से, है ना। तो आपको पता होना चाहिए। गुण नियम आपका होगा बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम जिसे रुचि का नियम भी कहते हैं, सादृश्यता का नियम जिसे पूर्व अनुभव का नियम कहते हैं, और 5वां है आपका साहचर्य रूपांतरण का नियम, है ना। ये 5 नियम जो है ये गुण नियम के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भैया जो भूल एवं प्रयास व भूल का जो सिद्धांत है उसे और किस नाम से जाना जाता है, जैसे कि अन्य नाम आपको पता होना चाहिए। इसे प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत पूछ ले, अभ्यास का सिद्धांत, सिद्धांतवाद का सिद्धांत, एएसआर थ्योरी जो कि काफी पूछा जाता है, इसको पता होना चाहिए आपको। यही इसका उपनाम है या फिर इसे ही आपके थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। संबंधवाद का सिद्धांत, सह संबंधवाद का सिद्धांत और आवृत्ति का सिद्धांत, ये सभी के सभी किसके उपनाम है, आपके प्रयास व भूल के सिद्धांत के उपनाम हैं। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना। स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिएगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यहां संप्रति किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, बताइएगा। एरिक्सन, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग या फिर पियाजे। सही आंसर क्या होगा, ZPD के बारे में पूछा गया यहाँ पर, ZPD, है ना। अब तो आप समझ ही गए होंगे क्या सही आंसर होगा, वाइगोत्स्की। क्या होगा आपका, वाइगोत्स्की यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि भाई समीपस्थ विकास का क्षेत्र, याद रखिएगा इसे निकट विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। यदि समीपस्थ विकास का क्षेत्र ना दे, निकट विकास का क्षेत्र दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। याद रखिएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD, निकट विकास का क्षेत्र, ये दोनों ही है। एक इनके साथ एक और है, इसके फोल्डिंग, है ना। इसके फोल्डिंग लिखा हुआ है ना, गोल्डिंग नहीं, इसके फोल्डिंग, जिसे पाड़ या फिर ढांचा भी कहते हैं। यहाँ पर हिंदी में सीधे सीधे पूछा जाता है कि पाड़ किसके द्वारा दिया गया या फिर ढांचा किसके द्वारा दिया गया, है ना। तो याद रखिएगा, इसके फोल्डिंग को ही कहते हैं यहाँ पर समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर निकट विकास का क्षेत्र। साथ में इसके फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा के बारे में पूछ ले तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया है, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तुत किया है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा। इनका जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे भाषा सिद्धांत के नाम से, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत के नाम से, सामाजिक विकास का सिद्धांत, संगठनात्मक विकास का सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो ZPD का पूरा नाम है, यदि पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। इस सारे सिद्धांत के उपनाम है किसके, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। याद रखिएगा, हर एक प्रश्न इंपोर्टेंट है। बहुत मेहनत लगी इस PDF को बनाने में, तो आपको यहाँ पर सभी को याद करना है, जो इंपोर्टेंट है उन्हीं को रखा है ना। चलिए,
पांचवा प्रश्न, निम्नांकित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया? देखिए यहाँ पर नैतिक विकास का सिद्धांत पूछा गया है, यहाँ पर कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है ये, है ना। क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए सभी को पता है, लगभग लगभग बच्चों को ये पता है कि भैया ये जो सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत, ये आपका कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे भाई विकल्प में तो कोहलबर्ग है ही नहीं, तो अब क्या करें? ये तो विकल्प ही गलत दे दिए। ऐसा सोचने में आता है, जिनको नहीं पता है उनकी बात कर रहा हूं, है ना। नैतिक विकास का जो सिद्धांत है ये तो कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। चारों विकल्प में से कहीं पर भी कोहलबर्ग नहीं लिखा है, यानी कि ये प्रश्न गलत है, चार विकल्प गलत है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए क्यों नहीं है। यदि आपसे पूछे सर्वप्रथम, या फिर सीधा सीधा पूछ ले और विकल्प में कोहलबर्ग नहीं है, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? पियाजे जी होंगे। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। सर्वप्रथम जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ये कब दिया था ये भी मैं आपको बता देता हूं, 1965 में, है ना। 1965 में ही नैतिक विकास का सिद्धांत आपका पियाजे जी द्वारा दिया था। जो कोहलबर्ग द्वारा दिया गया था, ये आपका दिया था 1969 में, 1969 में, है ना। तो ये जो सर्वप्रथम नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो जिन पियाजे दिया गया, यहाँ पर सर्वप्रथम नहीं लिखा है, लेकिन विकल्प में कोहलबर्ग भी नहीं दिया है। इस वजह से हमें आंसर पे कौन से पे टिक करना है? पियाजे पे टिक करना है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। और ये आपके शायद 2022 के एग्जाम, देखिए यहाँ पर जो ये विकल्प दे रखे हैं ना, विकल्प में 1 2 3, इससे आप समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि टोटल 4 प्रश्न पूछे गए थे 2023 में। 4 प्रश्न देख लीजिएगा आप, है ना। 23 का प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिएगा, ये चारों प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 4 प्रश्न कम से कम पूछे जा रहे हैं। मैंने तो 2 ही नंबर बताए, 2 ही प्रश्न बताए हैं, लेकिन 3 से 4 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। ये अब 2022 के शुरू हो गए। जब तक इस प्रकार से विकल्प रखेंगे आप देख सकते हैं, वो 2022 में पूछे गए प्रश्न, है ना। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। यदि सर्वप्रथम नैतिक विकास के सिद्धांत पूछे, पियाजे जी होंगे। यदि विकल्प में कोहलबर्ग नहीं है, डायरेक्ट पूछ तो पियाजे जी होंगे। यदि सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया और पियाजे और कोहलबर्ग दोनों हो, तो आपको पियाजे पे टिक करना है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको दूर कर देते हैं। देखिए सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये जन पियाजे द्वारा दिया गया। सन यहाँ पर इसलिए लिखा ताकि आपको समझ आ जाए कि भैया ये 1965 में दिया गया था इनके द्वारा, और लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा 1969 में दिया गया था नैतिक विकास का सिद्धांत, है ना। याद रखिएगा, दोनों इंपोर्टेंट हैं। अब सिर्फ पहले हम जिन पियाजे के बारे में बात करेंगे, फिर हम यहाँ पर कोहलबर्ग के बारे में बात करेंगे। देखिए जिन पियाजे के अनुसार भी नैतिक विकास के 4 चरण बताए। कितने? 4 चरण बताए हैं इनके द्वारा। आप कौन कौन से हैं याद रखिएगा, इंपोर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। इनको और भी नामों से जाना जाता है ना। जो इंपोर्टेंट वो नाम मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। ये इंग्लिश में एनोमी, है ना। इसको व्यतिक्रम या फिर पूर्व नैतिक काल कहते हैं। साल जरूर याद रखिएगा, पहले 5 साल जो होते हैं ये आपका एनोमी होते हैं, यानी कि व्यतिक्रम या फिर पूर्व नैतिक काल बताए जिन पियाजे द्वारा नैतिक विकास के चरण में, है ना। दूसरा चरण है आपका हेट्रोनोमस, नैतिक यथार्थवाद 5 से 9 वर्ष। हेट्रोनोमी, रेसिप्रोसिटी, इसको हिंदी में कहेंगे नैतिक सापेक्षवाद या फिर विषम लैंगिक पारंपरिकता, 9 से 13 वर्ष बताया है। चौथा है स्वायत्तता किशोरावस्था, 13 से 18 वर्ष बताया है नैतिक विकास के चरण में पियाजे जी ने। तो ये 4 आपको पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट, सभी याद कर लीजिएगा। मैं फिर बता रहा हूं आपको, है ना। यहाँ पर कम से कम 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, जैसे कि मैंने शुरू में 2 बताए थे। ज्यादा से ज्यादा आपके 4 हो जाएंगे, कम से कम 2 नंबर तो आपके पक्के इसमें हो ही जाएंगे, है ना। अब बात कर लेते हैं भैया, ये तो हुआ पियाजे जी। अब बात करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग की। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इन्होंने 3 स्तर बताए और इन 3 स्तरों में 6 चरण बताए हैं, है ना। इन 3 स्तरों में इन्होंने 6 चरण बताए हैं, या फिर इन 6 चरणों को इन्होंने 3 स्तरों में बदल दिया है ना। वो कैसे बदला है, कैसे करा है, ये अपन देख लेते हैं, है ना। इनका पहला चरण है, पहला स्तर है पूर्व परंपरागत नैतिकता। ये हम लॉरेंस कोहलबर्ग की बात कर रहे हैं, कौन से सिद्धांत के अंतर्गत? नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। पहला जो चरण होगा आपका, पहला जो स्तर होगा पूर्व परंपरागत नैतिकता, 4 से 10 वर्ष। यहाँ पर जो ये वर्ष है ये इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दंड, आज्ञाकारिता और सजा चरण। चरण फर्स्ट में आपका दंड, आज्ञाकारिता और सजा। चरण 2 में साधन, प्रयोजन, इसको वाग, उद्देश्य, अभिविन्यास भी कहा जाता है। यानी कि स्तर 1 में 2 चरण, हर स्तर में 2 चरण आपको मिलेंगे, याद रखिएगा। तो पहला स्तर पूर्व परंपरागत नैतिकता होगा,
है ना। दूसरा स्तर आपका होगा यहाँ पर पारंपरिक नैतिकता 10 से 13 वर्ष। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास चरण 3। चरण 4 है आपका सामाजिक व्यवस्था बनाम रखना, जिसे कानून और व्यवस्था अभिविन्यास भी कहा जाता है। ये स्तर 2 पारंपरिक नैतिकता के अंतर्गत आएंगे, है ना। चलिए तीसरा चरण उत्तर परंपरागत नैतिकता 13 से 16 वर्ष तक का होता है। इसमें आपका सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, साथ में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, और छठे चरण में सार्वभौमिक सिद्धांत, साथ में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तीसरे चरण में आपके 5 और 6, तीसरे स्तर में 5 और 6 चरण दिए हुए हैं। ये यहाँ पर देखिए पूछा जाता है कि भैया उत्तर परंपरागत नैतिकता में कौन सा चरण आएगा, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। और सन भी आपको साथ में यहाँ पर, सन नहीं वर्ष, सॉरी वर्ष आपको याद रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न, निकटता के सिद्धांत। देखिए निकटता के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। इसकी जो संकल्पना है ये किसके द्वारा दी गई? निकटता के सिद्धांत की संकल्पना थॉर्नडाइक द्वारा, पावलोव, स्किनर या फिर वर्दीमर। तो यहां पर देखिए जहां पर निकटता का सिद्धांत आ जाए वहां पर सही आंसर होगा आपका वर्दीमर। क्या होगा? वर्दीमर। या फिर यहां पर गेस्टाल्ट दे दे, आगे मैं बताऊंगा, गेस्टाल्ट दे दे या फिर वर्दीमर दे दे, आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। निकटता के सिद्धांत की जो संकल्पना है ये वर्दीमर द्वारा दी गई है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। यहाँ पर इसकी जानकारी आपको दे देते हैं कि भैया यहाँ पर आंसर हमने आपको बता ही दिया है, कहाँ के हैं, जर्मन मनोवैज्ञानिक जर्मनी के हैं। और यदि आपसे पूछे, सीधा सीधा प्रश्न पूछे कि भाई गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक या फिर जनक के बारे में पूछे, तो वो मैक्स वर्दाइमर है, जो कि विकल्प में दिया गया था, है ना। वर्दाइमर लिखा हुआ है, वर्दाइमर, है ना, वर्दाइमर है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की स्थापना जो है जर्मनी में मैक्स वर्दाइमर द्वारा कब की गई थी? 1912 में। ये प्रश्न आगे आएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। किसने की है? मैक्स वर्दाइमर ने। कब की है? 1912 में। जर्मन मनोवैज्ञानिक या फिर गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत और कौन कौन से वैज्ञानिक आते हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो वर्दीमर के साथ साथ आपको कोहलर, कोफका, लेविन, गेस्टाल्ट के प्रवर्तक या फिर ये आते हैं 4, 1 2 3 4, है ना, 4 वैज्ञानिक आते हैं, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे 7वें प्रश्न पे, जो कि काफी बार प्रश्न पूछा गया है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? ये काफी बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। किसके द्वारा किया गया था? विलियम उंट के द्वारा, है ना। सरल सा है, अच्छा प्रश्न है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को आपका विलियम उंट द्वारा स्थापित किया गया था। साथ में हम बात करें, पूरी जानकारी आपको दें तो भैया कब किया था? 1879 में, 1879 में विलियम उंट ने जर्मनी में, कहां पर ये भी आपको पता होना चाहिए, जर्मनी के लेप्जिग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया था। साथ में यदि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछे तो वो भी आपके विलियम उंट होंगे। साथ में प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक पूछे तो वो भी आपके विलियम उंट होंगे, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित आपकी किसके द्वारा की गई? विलियम उंट के। आधुनिक मनोवैज्ञानिक और प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक दोनों हैं, विलियम उंट होंगे, इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, बालक अंतर्बोध परीक्षण या फिर बाल अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका जो टीएटी आएगा, सीएटी आएगा, आईबीटी परीक्षण, ये सारी आपको जानकारी दूंगा एक एक करके, है ना। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं, भैया बालक या फिर बाल अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये बेलक के द्वारा। किसके? सॉरी, किसके द्वारा? लियोपोल्ड बेलक के द्वारा बालक अंतर्बोध परीक्षण विकसित किया गया। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। हम यहाँ पर 3 परीक्षण के बारे में जानेंगे, एक जानेंगे टीएटी, फिर सीएटी, फिर आईबीटी, है ना। चलिए सबसे पहले इसी के बारे में जान लेते हैं, जो कि विकल्प में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है। आंसर आपको पता चल गया है, बेलक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीएटी के बारे में, जो कि विकल्प में दिया हुआ है। पहले उसके बारे में, प्रश्न में दिया हुआ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको बालक अंतर्बोध परीक्षण या फिर बाल अंतर्बोध परीक्षण आप कह सकते हैं। इसके प्रतिपादक कौन होंगे? लियोपोल्ड बेलक। कब? 1948। सन भी आपको साथ में याद रखना है। इसमें विकास में योगदान किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, सीएटी का पूछ लिया आपसे, सीएटी में विकास का योगदान, या फिर बाल अंतर्बोध परीक्षण में किसका योगदान था विकास में? तो डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस। किसका? डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस का था। इसमें कार्ड की संख्या पूछी जाती है ना, तो इसमें कार्ड की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और इस परीक्षण में 10 कार्ड पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। टोटल 10 कार्ड होते हैं और 10 कार्ड पर जानवरों के क्या होते हैं?
चित्र बने होते हैं, बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। यानी कि एक चित्र दे दिया, किसी को 2 चित्र दे दिए, 3 चित्र या फिर 10 चित्र भी दे सकते हैं, फिर कहानी लिखने को उनको कहा जाता है कि भाई इस पर एक कहानी लिखे। और यहाँ परीक्षण जो है ये 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि भैया बाल अंतर्बोध परीक्षण कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता है, तो 3 से 11 वर्ष याद रखिएगा, है ना। चलिए अब टीएटी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, आगे हम इस पर भी बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम बात करें कि ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो मार्कन एवं मूरे के द्वारा ये पूछा गया था। मैंने हटा दिया है इसके प्रश्न, क्यों हटा दिया, क्योंकि यहाँ पर इसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, है ना। प्रतिपादक किसके द्वारा, मार्गन एवं मूरे। कब किया, 1935 सन, आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने कार्ड के सहारे व्यक्तित्व का परीक्षण किया, किनके सहारे, कार्ड के सहारे। कुल कार्ड की संख्या इन्होंने क्या रखी, 30 + 1। अब यहाँ पर टोटल 31 क्यों नहीं रखी, आगे हम बात करेंगे। देखिए टोटल संख्या कितनी है, 31 है, लेकिन विकल्प यदि इस प्रकार से देखे भाई 31, 32, 30 + 1, तो 30 + 1 आपको यहाँ पर करेक्ट करना है, क्योंकि जो एक ये कार्ड था ये खाली था, 30 भरे हुए थे, है ना। उसमें क्या क्या था आगे हम बात करेंगे। देखिए इस परीक्षण में 10 कार्ड पुरुषों से संबंधित होते हैं, यानी 10 कार्ड किससे संबंधित, पुरुषों से, 10 महिलाओं से और 10 दोनों से, महिला और पुरुष दोनों से। टोटल कितने हो गए, 30 हो गए, है ना। तो लास्ट का आपका एक कार्ड है, उसे क्या कहा जाता था, क्या रखा जाता था, खाली रखा जाता था एक कार्ड को। तो 30 और 1 कितने हो गए, 31 हो गए, है ना। आगे हम बात करें भैया, इसमें बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता था, जैसे कि पहले वाले में किया जाता सीएटी में, वैसे ही इसमें भी किया जाता था। कम से कम 10 कार्ड पर कहानी लिखवाए जाते थे, कितने, 10 कार्ड पर, है ना। याद रखिएगा, यदि पूछेगा भी कम से कम कितने कार्ड, 10 कार्ड। इसका प्रयोग 14 वर्ष से अधिक बालकों पर किया जाता है। याद रखिएगा, वर्ष याद रखिएगा, 14 वर्ष से अधिक, है ना। चलिए अब बात करते हैं स्याही धब्बा परीक्षण, जो कि इंपोर्टेंट है आपकी, आईबीटी इंक बोल्ट टेस्ट इसको कहा जाता है। इसके प्रतिपादक कौन है, हरमन रोरसा। कौन है, हरमन रोरसा। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस परीक्षण में 10 कार्ड पर स्याही के धब्बे बने होते हैं। जो स्याही के धब्बे होते हैं वो होते हैं कितने कार्ड में, 10 कार्ड में। 5 कार्ड पर काले और सफेद होते हैं और बाकी 5 कार्ड पर विभिन्न रंग के धब्बे होते हैं। 5 में आपको काले और सफेद मिलेंगे और बाकी में जो विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं वो मिलेंगे, है ना। बालक को आकृति दिखाकर उसके बारे में पूछा जाता है। इसमें बालक के क्रियात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक परीक्षण किए जाते हैं। इसमें किस प्रकार के परीक्षण होते हैं, क्रियात्मक होते हैं, भावात्मक होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं। ये सारे परीक्षण होते हैं आपके स्याही धब्बा परीक्षण में। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। 9वें प्रश्न की ओर चलेंगे। उपलब्धि अभिप्रेरणा। देखिए यहाँ पर उपलब्धि अभिप्रेरणा, एक शब्द लिखा हुआ यहाँ पर अभिप्रेरणा, जो कि काफी शब्द तो छोटा सा है लेकिन ये बहुत गहरा है, यानी कि इसके अंदर हम चलेंगे तो बहुत सारी चीज निकल के आती है। तो जो जो इंपोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर रखी है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, सारी सुनिएगा, है ना। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, ये यदि आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा आपका, मैक्लिलेंड, है ना। क्या होगा, मैक्लिलेंड। पहला वाला विकल्प ही आपका सही होगा। उपलब्धि अभिप्रेरणा जो सिद्धांत है ये मैक्लिलेंड के द्वारा प्रतिपादित किया गया। यहाँ पर एक एक करके सारी जानकारी दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि विकल्प आपका मैंने बता ही दिया है कि ये परीक्षण आपका मैक्लिलेंड यानी कि डेविस सी मैक्लिलेंड द्वारा दिया गया है। इनकी व्याख्या उनकी पुस्तक के बारे में पूछ ले भैया, इसकी जो व्याख्या है ये कहां पर की गई थी, यहाँ पर कहां पर मिलती है, कौन सी पुस्तक में मिलती है, तथा अचीविंग सोसाइटी नामक पुस्तक में मिलती है, जो कि इन्हीं के द्वारा, मैक्लिलेंड के द्वारा लिखी गई है। डेविस मैक्लिलेंड ने उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के कितने घटक बताए हैं, यदि पूछे तो 3 घटक बताए हैं। कितने, 3। किसने, डेविस मैक्लिलेंड ने। कौन से सिद्धांत में, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत में। उपलब्धि की आवश्यकता, शक्ति और संबद्धता, ये 3 घटक बताए, है ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में, क्योंकि जहां पर अभिप्रेरणा आ जाए वहां पर आपको बताना जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार से आगे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सारे के सारे इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी। अभिप्रेरणा का सिद्धांत ये भी आपका आईएमपी है, ये भी आपका आईएमपी है। जो आईएमपी है वही मैंने रखा है। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया है। इन्होंने इस सिद्धांत में मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, कितनी प्रकार की, 14 प्रकार की। इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। मनोविश्लेषण सिद्धांत,
ये सारे मैं एक एक करके आगे जानकारी दूंगा, जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे वैसे सारी जानकारी देता जाऊंगा आपको। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? फ्रायड के द्वारा दिया गया है। इनके द्वारा कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई गई है? 2 मूल प्रवृत्तियां जो कि इंपोर्टेंट है। जन्म मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जिसे इरोज कहा जाता है उसे थेनेटोस कहा जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है ना। एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भाई चालक या फिर अंतर्नोद या फिर प्रणोद सिद्धांत, इंपोर्टेंट है, आईएमपी प्रश्न है, किसके द्वारा दिया गया? तो ये क्लार्क एम हल के द्वारा, सीधा सीधा याद रखिएगा, ये हल के द्वारा दिया गया। साथ में यदि आपसे पूछे, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा पूछे कि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो हल के द्वारा। यहां पर पूछे कि भाई चालक, अंतर्नोड या फिर प्रणोद शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? ये सिद्धांत दिया गया था हल के द्वारा, लेकिन जो शब्द दिया गया था सर्वप्रथम वो वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। यदि आपसे ये पूछे कि भाई इस शब्द की स्पष्ट व्याख्या किसके द्वारा की गई, तो ये क्लार्क हल और ब्राउन द्वारा की गई। देखिए स्पष्ट व्याख्या क्लार्क हल और ब्राउन द्वारा। सर्वप्रथम इस शब्द का जो प्रयोग किया गया था ये वुडवर्थ द्वारा किया गया था, और सिद्धांत आपका हल के द्वारा किया गया था। ये तीनों बातें मैंने यहां पर लिखी ताकि आप किसी प्रकार से कंफ्यूज ना हो, है ना। चलिए अब बात कर लेते भैया अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत के बारे में, जो कि इंपोर्टेंट है, ये भी आईएमपी है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है। प्रोत्साहन सिद्धांत बोल्स एम कॉफमैन के द्वारा दिया गया है। किसके? बोल्स एवं कॉफमैन के द्वारा दिया गया है। आईएमपी है, ये भी आईएमपी है और ये भी आपका आईएमपी है। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत या फिर मांग पूर्ति का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो द्वारा दिया गया है। जो इंपोर्टेंट सिद्धांत थे वो रखे हैं, इनको याद कर लीजिएगा, है ना। कुछ परिभाषा भी मैंने लिखी है अभिप्रेरणा की, मात्र 3 परिभाषा बताऊंगा जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? स्किनर के द्वारा दी गई परिभाषा है कि अभिप्रेरणा जो होती है वो सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग होती है ना। अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने जारी रखने की प्रक्रिया है, ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये गुड के द्वारा कहा गया। इंपोर्टेंट आईएमपी, तीनों याद कर लीजिएगा। अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, ये मैकडूगल के द्वारा कही गई परिभाषा है ना। यहाँ पर अभिप्रेरणा की बात करें और बात कर लेते थोड़ी सी, है ना, कि इनको कितने प्रकार बताए अभिप्रेरणा? 2 प्रकार बताए मोटे मोटे तौर पर, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। याद रखिएगा कितने प्रकार की अभिप्रेरणा होती? 2 प्रकार की, एक तो आंतरिक होती है और एक बाह्य होती है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। साथ में यदि ये पूछ ले कि भाई अब्राहम मैस्लो ने कितने प्रकार की अभिप्रेरणा बताई है, तो इनके द्वारा भी 2 ही बताई गई है, लेकिन वो बताई गई है जन्मजात और अर्जित। कौन सी बताई है अभिप्रेरणा? जन्मजात और अर्जित। थॉम्पसन के द्वारा कितनी बताई गई है? इनके द्वारा भी 2 बताई गई है, स्वाभाविक और कृत्रिम, है ना। गैरेट के द्वारा अभिप्रेरणा कितने प्रकार की बताई गई? 3 प्रकार की, जैविक जिसे दैहिक भी कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। तो किसके द्वारा कितने प्रकार की और कौन कौन सी बताई गई है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आगे हम बुद्धि के जितने भी सिद्धांत दिए गए इंपोर्टेंट है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भैया बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत पूछ ले तो किसके द्वारा दिया गया? तो ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया, गिलफोर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, दूसरा विकल्प आपका करेक्ट होगा गिलफोर्ड। यदि बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत के बारे में पूछे तो वो स्पीयरमैन है। आगे हम बात करेंगे। कुछ प्रमुख सिद्धांत यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए, एक कारक या फिर एक तत्व का सिद्धांत पूछे तो अल्फ्रेड बीने है, आईएमपी है, पूछा जा सकता है। द्विकारक सिद्धांत या फिर द्वितत्व सिद्धांत आपका स्पीयरमैन। त्रिकारक और त्रितत्व स्पीयरमैन द्वारा आपका द्विकारक और त्रिकारक दोनों दिए हैं, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। बहुकारक सिद्धांत के बारे में पूछ लिया, फिर बहुतत्व सिद्धांत के बारे में थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। समूह कारक सिद्धांत या फिर समूह तत्व सिद्धांत पूछे, थर्स्टन द्वारा दिया गया। प्रतिदर्श जिसे नमूना सिद्धांत भी कहते हैं, थॉमसन द्वारा। त्रिआयाम सिद्धांत गिलफोर्ड द्वारा, जो कि अभी विकल्प में पूछा गया था, प्रश्न में पूछा गया था, है ना। तरल व ठोस सिद्धांत आपका केटल द्वारा। पदानुक्रम यानी कि क्रमिक महत्व सिद्धांत, यहां पर मैं आपको बताऊं, देखिए त्रिचापी अलग है, त्रिचापी या फिर त्रिघटकी सिद्धांत अलग है, त्रिआयाम सिद्धांत अलग है, और त्रिकारक या फिर त्रितत्व सिद्धांत अलग है। याद रखिएगा, त्रिकारक या फिर त्रितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा दिया गया, त्रिआयाम सिद्धांत गिलफोर्ड द्वारा दिया गया,
और त्रिचापी या फिर त्रिघटकीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया, और पदानुक्रम और क्रमिक महत्व सिद्धांत आपको बर्ट एवं बर्नन के द्वारा दिया गया। साथ में लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के बारे में भी आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ये सिद्धांत जॉनसन द्वारा, साथ में बुद्धि का जो क तथा ख सिद्धांत है ये हेब के द्वारा दिया गया है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब भी समय मिले पढ़ लीजिएगा, है ना। इंपोर्टेंट है 12 के 12 सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? यहाँ पर सीधा सीधा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पूछा है, ये किसके द्वारा दिया गया? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम नहीं दिया है, यहाँ पर व्यवहारवादी दिया है, गेस्टाल्टवादी, संरचनावादी, प्रकार्यवादी। तो याद रखिएगा अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है ये गेस्टाल्टवादियों द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? गेस्टाल्टवादियों द्वारा दिया गया। इन पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जो कि हम थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था हमने कि भैया गेस्टाल्टवादी के जो मनोवैज्ञानिक हैं या फिर जो जनक हैं वो मैक्स वर्दाइमर होंगे। लेकिन जो प्रश्न में पूछा गया है वही अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में यदि वैज्ञानिक का नाम पूछ ले तो वो कौन होंगे? आपके कोहलर, जिसे सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहा जाता है। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले कि भाई गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा? मैक्स वर्दाइमर द्वारा की गई थी, जर्मनी में। कब? 1912 में, है ना। इसके अंतर्गत और कौन कौन से वैज्ञानिक आते हैं? वर्दीमर, कोहलर, कोफका और लेविन, ये चारों वैज्ञानिक आपके गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं। अब ये हम बात करें, जैसे प्रश्न में दिया था आपका सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, है ना। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, पूछा गया था ना। तो इसमें प्रयोग किस पे किया गया था? तो याद रखिए कोहलर ने अपने प्रयोग में जो सुल्तान नामक चिंपांजी है इस पर अपना अध्ययन किया था। किस पर? सुल्तान नामक चिंपांजी पर। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलबर्ग ने अपनी पुस्तक के बारे में पूछ ले तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कब? 1959 में की थी। पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, है ना। इसे सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अब बात कर ले भैया गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में कितने संप्रत्यय दिए? तो इनके द्वारा 5 संप्रत्यय दिए हैं। कौन कौन से? लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन, पूर्ण संगठन। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भैया जो अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अंतर्गत संप्रत्यय आते हैं उसमें कौन सा संप्रत्यय नहीं है ना। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपके 3 होंगे, 1 नहीं होगा। यदि आपको ये 5 नहीं याद है तो आप वहां पर गलत कर सकते हैं, इसलिए आपको हर एक को याद कर लेना है, हर प्रश्न की व्याख्या को याद कर लेना है। 12वें प्रश्न पे चले भाई, सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं। तो सिगमंड फ्रायड है ये सामाजिक विकास के सिद्धांत के लिए सीधा सीधा पूछा गया है कि इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, ये पूछा गया है सीधा सीधा। कौन सा सिद्धांत दिया गया है इनके द्वारा? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लिए ये जाने जाते हैं, या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, आगे हम बात करेंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दे दें या फिर मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दे दे, बात एक ही है ना। सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लिए। चलिए इनके बारे में सारी जानकारी आपको दे देते हैं कि भैया इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। किसके द्वारा? फ्रायड के द्वारा। कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया, वियना के रहने वाले थे, है ना। और यह सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है, और इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए कितने स्तर बताए मन के, ये पूछा जाता है सीधा सीधा। मन के कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं। कौन कौन से बताए भैया? चेतन मन आपका 1/10वां भाग, यानी कि परसेंटेज में हम बात करें तो 10%, अर्ध चेतन मन और अचेतन मन। अचेतन मन आपको बताया 90%, 9/10वां भाग। यदि भाग में पूछे या फिर परसेंटेज में पूछे आपको पता होना चाहिए चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन, है ना। तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करें कि मन के आधार पर फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने भाग बताए हैं, या फिर इन्होंने कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है, ये भी इंपोर्टेंट है। इड, ईगो, सुपर ईगो, यानी कि इदम, अहम और पराहम। फ्रायड ने मूल प्रवृत्ति बताई, जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई है, जीवन मूल प्रवृत्ति इरोस और मृत्यु मूल प्रवृत्ति थेनोटोस। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, है ना। यदि बात करें भैया मन की तुलना बर्फ से किसके द्वारा की गई, तो आपको पता होना चाहिए ये फ्रायड के द्वारा की गई। फ्रायड ने मन की तुलना बर्फ से की है। इन्होंने कुछ अवस्थाएं बताई मनोलैंगिक की, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्होंने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई। कितनी? 5। कौन सी है? पहली मुखी अवस्था, जन्म से 18 माह की। गुदी अवस्था 18 माह से 3 वर्ष की। लैंगिक अवस्था 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की।
आदर्शावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष की, जनेंद्रीय अवस्था 12 वर्ष से अधिक की अवस्था। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी आपको क्रम से याद करना है। साथ में इनके जो माह दे रखे, वर्ष दे रखे, इनको भी आपको पता होना चाहिए। इंपोर्टेंटली पूछा जा सकता है ना। चलिए 13वें प्रश्न की बात करेंगे। अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अधिगम अक्षमता के बारे में पूछा गया है, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पूछा गया है। केनन, डाउन, सिमुअल किर्क, सिगमंड फ्राइड। जहां पर अधिगम अक्षमता शब्द के बारे में बात करें, सिमुअल किर्क आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? सिमुअल किर्क। आगे हम बात करें भैया, अधिगम अक्षमता शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले डॉक्टर सिमुअल किर्क ने कब किया था? 1963 में किया था। अधिगम अक्षमता को लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहा जाता है, इसे शॉर्टकट में एलडी कहा जाता है, अधिगम विकार कहा जाता है और अधिगम विचलन भी कहा जाता है। इन नामों को आपको याद कर लेना है, पूछी जा सकते हैं, है ना। आगे बात करेंगे 14वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है ना। वाटसन, स्किनर, हल, फ्रायड। सही आंसर होगा आपका, देखिए वाटसन, हल और स्किनर। व्यवहारवाद के जनक के बारे में पूछे तो याद रखिएगा वाटसन रहेंगे। कौन रहेंगे? वाटसन। लेकिन यहां पर पूछा गया कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो वो फ्रायड नहीं है। कौन सा नहीं है? फ्रायड आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ये नहीं होंगे व्यवहारवाद से संबंधित, है ना। इनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। कोई फ्रायड जो है ये मनोवैज्ञानिक विभाग से संबंधित नहीं है। फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के जनक है। यदि पूछे सीधा सीधा कि मनोविश्लेषणवाद के जनक या फिर मनोविश्लेषणवाद जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया? मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्रायड के द्वारा दिया गया। जनक कौन है? फ्रायड है ना। व्यवहारवाद के जनक के बारे में पूछ ले, जो कि प्रश्न में पूछा गया है, तो ये वाटसन है। कौन है? व्यवहारवाद के जनक वाटसन है। व्यवहारवाद के अंतर्गत कौन कौन से वैज्ञानिक आते हैं? जैसे कि वाटसन हो गया आपका, थॉर्नडाइक हो गया, पावलोव होगा, बीएफ स्किनर, हल, है ना। जैसे कि अभी प्रश्न में पूछा गया भैया कि कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से हैं। वाटसन, थॉर्नडाइक, पावलोव, बीएफ स्किनर और हल, ये सभी व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं, है ना। चलिए 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? यहाँ पर देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत पूछा गया है, जो हमारा दूसरा या तीसरा प्रश्न था, शायद मुझे प्रश्न संख्या याद नहीं है, लेकिन मैंने अच्छे से आपको समझाया था वहां पर। सर्वप्रथम नैतिक विकास, वहां पर सीधा सीधा पूछा गया था कि नैतिक विकास का सिद्धांत कौन सा है? कोहलबर्ग विकल्प नहीं था, लेकिन देखिए यहाँ पर कोहलबर्ग है। अब क्या करेंगे आप? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया? यहाँ पर सर्वप्रथम भी दे रखा है, तो मैंने क्या आपको बताया था कि जहां पर सर्वप्रथम दे दे, है ना, और नैतिक विकास का सिद्धांत पूछे, वहां पर क्या आएगा? पियाजे आएगा, कोहलबर्ग को छोड़ दीजिएगा। यदि डायरेक्ट ही पूछ ले कि भाई नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो कोहलबर्ग आप टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्वप्रथम पूछा है तो पियाजे जी आपके करेक्ट आंसर हो गए, और इसकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, पियाजे ने 1965 में दिया था और इन्होंने 69 में दिया था, कोहलबर्ग ने, है ना। चलिए अल्बर्ट बंडूरा के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, भैया ये किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, या फिर सीधा सीधा अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया है, ये पूछा गया है। तो जहां पर अल्बर्ट बंडूरा के बारे में पूछे तो इनके द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए ये जाने जाते हैं, या फिर इनके द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया है। कुछ जानकारी आपको दे देते हैं कि भाई सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया है। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने जो अपना प्रयोग पूछे कि भैया किस पर किया है, तो बेबी डॉल पर किया है। सीधा सीधा पूछ ले आपसे कि भाई बेबी डॉल पर किसने अपना प्रयोग किया है, तो याद रखिएगा अल्बर्ट बंडूरा। कौन से सिद्धांत पर किया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर, है ना। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय की पूछ ले, और संप्रत्यय के बारे में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है, तो ये बंडूरा के द्वारा दिया गया है। साथ में प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी, इंपोर्टेंट आईएमपी ध्यान दीजिएगा, अल्बर्ट बंडूरा को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी कहते हैं। कौन, किसको? अल्बर्ट बंडूरा को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी कहते हैं, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए इसके फोल्डिंग का संकल्पना किसके द्वारा दी गई, ये पूछा गया, आपका 17वां प्रश्न है। मैंने बताया था आपको, क्या बताया था भैया? जेडपीटी समीपस्थ विकास का क्षेत्र बताया था, साथ में इसके फोल्डिंग के बारे में बताया था, किसके द्वारा दी गया। तो आपको पता होना चाहिए थॉर्नडाइक, पावलोव, वाइगोत्स्की या फिर स्किनर। कुछ समय पहले ही आपको बताया था, आंसर क्या बताया था मैंने? वाइगोत्स्की, है ना। चाहे आपसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र पूछ ले जेडपीटी के बारे में, या फिर इसके फोल्डिंग, पाड़ और ढांचा के बारे में आपको बताया था, है ना। एक बार और बता देते हैं, है ना। समीपस्थ विकास का क्षेत्र और निकट विकास का क्षेत्र एक ही बात है, यानी एक ही नाम है, और इसके फोल्डिंग, पहाड़ और ढांचा ये अलग है ना। समीपस्थ विकास का क्षेत्र
निकट विकास का क्षेत्र पूछ ले, इसके फोल्डिंग पार्ट या ढांचा पूछ ले, किसके द्वारा दिया गया है, प्रस्तुत किया गया लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। इनने कौन सा सिद्धांत दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, और ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, है ना। चलिए, बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में पूछा गया, भैया किसके द्वारा दिया गया। जो मैंने इंपोर्टेंट जो सिद्धांत है उनके बारे में आपको बता दिया, तो वो नहीं बताऊंगा, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे इस प्रश्न में। बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में पूछ ले भाई, किसके द्वारा दिया गया है, तो ये हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है बहुबुद्धि सिद्धांत। किसके द्वारा, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। अब कितने बुद्धि के सिद्धांत बताए इन्होंने, कितने प्रकार बताए, सारी जानकारी दूंगा। कब बताया है, कोई बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने वर्ष 1983 में दिया। कब दिया, 1983 में, जब हम वर्ल्ड कप जीते थे, है ना। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई। कितने प्रकार की, 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, तभी इसका नाम क्या पड़ा, बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुत सारी बुद्धि बताई 8 प्रकार की, है ना। कौन कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए भैया। व्यक्तिक प्रबुद्धि, व्यक्तिक स्वबुद्धि, संगीत बुद्धि, शरीर गतिकी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। ये 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, किसके द्वारा, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था 1983 में। कितने प्रकार की बुद्धि बताई, 8 कौन कौन सी बताई है, ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न, जेंडर स्कीमा थ्योरी किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। यहां पर देखिए सीधा सीधा स्कीमा के बारे में नहीं पूछा है, प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना है ना। चाहे वो एग्जाम में पढ़े या फिर अपने किताब में पढ़े, बुक में पढ़े, या फिर आप कहीं पर भी देख रहे, प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, तभी आप गलत नहीं करेंगे प्रश्न को। जेंडर स्कीमा थ्योरी, ये एक ही शब्द है, ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे, बेम या फिर बेरन। तो जहां पर जेंडर स्कीमा थ्योरी के बारे में पूछे या फिर लिंग स्कीमा सिद्धांत के बारे में पूछे, ये आपका एस.एल. बेम के द्वारा दिया गया था। तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। जेंडर स्कीमा थ्योरी या फिर लिंग स्कीमा सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक सेंड्रा बेम ने 1981 में विकसित किया गया था। सन पूछे तो 1981 आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए, ये प्रश्न भी आपका पूछा गया था भैया आपके स्टेट में, है ना। ये पूछा गया था आपसे, इस सही जोड़ी को देखना था और इसमें जो गलत है उसको पहचानना था। प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि नीचे अधिगम सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं। इंगित कीजिए कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है ना। किसका मिलान सही नहीं है, कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा नहीं दिया गया, ये आपको बताना है सीधा सीधा, है ना। देखिए यहां पर पहला विकल्प को छोड़ देते हैं, पहला दूसरे तीसरे चौथे पर देखते हैं। अंतःदृष्टि सूच का सिद्धांत वर्तिमर एवं कोलर बिल्कुल इनके द्वारा दिया गया। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, गेट्स, स्टीफन बिल्कुल दिया गया। पुनर्बलन सिद्धांत हल एवं स्किनर बिल्कुल दिया गया। आपका अनुकूलन या फिर जो अनुबंध सिद्धांत अनुक्रिया सिद्धांत है, ये आपका उल्फ एंड रीड के द्वारा नहीं दिया गया, ये किसके द्वारा दिया गया था, पावलोव के द्वारा। किसके द्वारा, पावलोव के द्वारा दिया गया था आपका अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत या फिर अनुकूलन या फिर अनुबंध जो अनुक्रिया का सिद्धांत है, ये कुल्फ एंड रीड के द्वारा नहीं दिया गया था, ये पावलोव के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा, है ना। चलिए सीधा सीधा आंसर है इसका पहला वाला। किसने मानसिक आयु शब्द से सबसे पहले परिचित करवाया, किसने करवाया। देखिए पहला प्रश्न आप याद कीजिएगा, तो मैंने सारी जानकारी आपको दी थी वहां, है ना। मानसिक आयु का प्रतीक के बारे में बताया गया था, पूछा गया था, तो उसके बारे में सारी जानकारी दी थी, इसी से संबंधित था वो, है ना। तो यहां पर मैं सारी जानकारी आपको नहीं दूंगा क्योंकि पहले प्रश्न में आपको दे चुका हूं। आंसर ज्ञात करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। किसने मानसिक आयु शब्द से सबसे पहले परिचित करवाया था, बीने ने, थ्रस्टन ने, थॉर्नडाइक ने या फिर गिलफोर्ड ने। मैंने इसके बारे में आपको पहले प्रश्न में बता दिया था। क्या बताया था आंसर आपको, अल्फ्रेड बीने। क्या बताया था, अल्फ्रेड बीने ने मानसिक आयु शब्द से सबसे पहले परिचित करवाया था। जैसे कि यहाँ पर 2 लाइन मैंने लिखी है कि भैया यदि पूछे कि मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ये अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, सन पूछे तो 1908। और मानसिक आयु का प्रतीक जो कि पहले वाले प्रश्न में पूछा गया था, तो बीने साइमन आपको लगा के आना है ना, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। अगला प्रश्न बहुबुद्धि, ये आपका रिपीटेड प्रश्न है। जो प्रश्न रिपीटेड हुए उनको मैंने यहाँ पर सारे रखे ताकि आपको पता चल जाए, और ये लगभग 2016 में पूछा गया प्रश्न है। और ये आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर 2016 से लगाकर 2023 तक के जो प्रश्न दिए गए थे उसमें अंतिम प्रश्न है ये आपका। बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में आपको बता चुका हूं भैया, ये हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है और सारी जानकारी आपको दे चुका हूं। ये आपके यहीं पर समाप्त होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्न पत्र के प्रश्न, है ना। अब हम जो बात करेंगे
वो करेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेरे द्वारा रखे गए हैं। मुझे जो इंपोर्टेंट लगे वो प्रश्न भी यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था, यानी कि किसने अपने प्रयोग में कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक या फिर पावला। इसके बारे में शायद मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, क्या होगा पावला। जहां पर कुत्ता आ जाए, भाई कुत्ते पर किसने प्रयोग किया था, पावलाव ने किया था। जितने भी जानवर है या फिर जितने भी अपने प्रयोग किए हैं वो सब एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है और कौन से सिद्धांत पर किया था ये भी बताऊंगा। देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, पावलाव के। इन्होंने किस पर प्रयोग किया है, कुत्ते पर। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत मैं आपको बता चुका हूं, थॉर्नडाइक द्वारा। इन्होंने किस पर प्रयोग किया है, बिल्ली पर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया है। इन्होंने देखो 1930 में चूहे पर किया था और 1943 में कबूतर पर, क्योंकि कभी कभी विकल्प में चूहा भी दे देते हैं, कभी कभी कबूतर भी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1930 में चूहे पर, 1943 में कबूतर पर। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत की बात करें तो ये कोहलर द्वारा दिया गया, कोहलर नहीं, कोहलर लिखा हुआ है ना, कोहलर द्वारा सुल्तान नामक चिंपांजी वन मानुस पर। और मैं इसके बारे में भी आपको पहले बता चुका हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आके पूछे जा रहे हैं, है ना, और पूछे जा सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये पूछा गया है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, समान प्रतिमान, परस्पर संबंध का सिद्धांत या फिर निरंतर विकास का सिद्धांत। सही आंसर क्या होगा, जो विकास का सिद्धांत नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। यहां पर आएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये सिद्धांत नहीं है, क्या नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है। लेकिन पूछ ले भाई, अनुकूलित प्रत्यावर्तन शब्द जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, यहां पर पूछ ले किसके द्वारा दिया गया, तो ये पावलोव के द्वारा दिया गया। आगे हम बात करेंगे भैया कौन से विकास के सिद्धांत हैं और ये किसके द्वारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि भाई अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये आपके बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन शब्द के बारे में पूछ ले तो ये पावलोव द्वारा दिया गया है। बाल विकास के जो प्रमुख 10 सिद्धांत हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो यहाँ पर एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, आपको याद कर लेना है। निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत और वंशानुक्रम वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत। ये 10 सिद्धांत आपको याद कर लेना है। सभी के सभी बाल विकास के प्रमुख 10 सिद्धांत हैं जो कि आगे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है ना। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, प्रक्षेणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था, टोलमैन, बेंडोरा, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। प्रक्षेणात्मक अधिगम संप्रत्यय पूछा गया है तो ये बंडूरा के द्वारा दिया गया, इसके द्वारा बंडूरा के द्वारा दिया गया है प्रक्षेणात्मक अधिगम संप्रत्यय। यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, वो प्रक्षेणात्मक अधिगम बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, बंडूरा के द्वारा दिया गया है, और इसी का ही एक प्रमुख घटक है प्रक्षेणात्मक अधिगम, है ना। तो प्रक्षेणात्मक अधिगम के बारे में पूछ ले तो वो भी आपका बंडूरा के द्वारा दिया गया है। इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, है ना। और ये इन्होंने अपना प्रयोग बॉबी डोल पे किया था, बेबी डोल पर, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं। और इसी सिद्धांत को बंडूरा का मॉडल द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाने का सिद्धांत कहते हैं। पूछ ले वो कौन सिद्धांत जिसे मॉडल द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाने का सिद्धांत कहते हैं, तो वो आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछ ले भैया कौन है, ये विधि है एक प्रकार की, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। इसके प्रतिपादक कौन होंगे, डीवी होंगे, ऑसबोर्न होंगे, हरलॉग और शुबेल। साथ में याद रखिएगा, सॉरी, इसके प्रतिपादक के बारे में याद रखिएगा, ऑसबोर्न होंगे। कौन होंगे, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन होंगे, ऑसबोर्न होंगे। दूसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। इनके बारे में हम जान लेते हैं कि वही जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि होती है, इसमें बालक को कोई भी ऐसी समस्या प्रदान की जाती है जिसके द्वारा बालक के मस्तिष्क में उथल पुथल उत्पन्न होती है। इस प्रकार की समस्या दी जाती है बालक को, है ना, इसमें मस्तिष्क उद्वेलन में। यहाँ पर उद्वेलन से पता चल जा रहा है कि उथल पुथल वाली समस्या होगी इसमें, है ना, उद्वेलन। एवं इस उथल पुथल के द्वारा बालक किसी नवीन विषय को प्रकट करता है। इस विधि में बालकों के मस्तिष्क को सक्रिय करने और समस्या समाधान हेतु उकसाया जाता है। जो बच्चा को यदि आप समस्या प्रदान करेंगे, उसके दिमाग पर जोर डालेगा वो बच्चा, तो उसके जो मस्तिष्क है वो सक्रिय करने और समस्या समाधान हेतु उसको
मजबूती प्राप्त होगी उसमें। तो इस विधि में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता भी दी जाती है, उसके हिसाब से वो काम कर सकता है इसमें। तो वो विधि कौन सी होगी आपकी? मस्तिष्क उद्वेलन होगी। किसके द्वारा दी गई? ऑसबोर्न के द्वारा दी गई, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। किसके द्वारा अधिगम सिद्धांत नहीं दिया गया? स्किनर, बीएम ब्लूम, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका ब्लूम, है ना। बी एस ब्लूम द्वारा अधिगम का कोई सा भी सिद्धांत अभी तक नहीं दिया गया है। यहां पर हम बात कर लेते हैं बी एस ब्लूम की, क्योंकि प्रश्न में आंसर आपका वही था। ब्लूम के बारे में जानकारी दूंगा। देखिए बी एस ब्लूम ने किसी अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन इन्होंने एक वर्गीकरण प्रस्तावित किया था। कौन सा वर्गीकरण प्रस्तावित किया था? वो है आपका टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका जो वर्गीकरण है उसका नाम याद कर लीजिएगा, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, है ना। और बात करें आगे हम यहाँ पर, तो ब्लूम ने वर्गीकरण के सीखने के कितने पक्ष बताए हैं? यहाँ पर देखिए इनके जो पक्ष बताए हैं इनके भी उन्होंने भाग किए हैं, और भाग भी मैं आपको बताऊंगा साथ में। तो ब्लूम के बारे में पूछ लिए कि वर्गीकरण के सीखने के कितने पक्ष बताए, तो 3 पक्षों में इन्होंने विभाजित किया है। आपका संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, है ना। संज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा? 6 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं भैया कि संज्ञानात्मक पक्ष में कौन सा भाग नहीं आता है, या फिर संज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा है ब्लूम ने? यहाँ पर ये 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा है। सभी को 6-6 भागों में बांटा है ना। इसको भी 6 भागों में, उसको भी 6 भागों में, लेकिन कौन से 6 भाग ये अलग अलग है ना। तो संज्ञानात्मक पक्ष में आपका ज्ञान आ जाएगा, अवबोध आ जाएगा, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। बात करें भावात्मक पक्ष की, तो भावात्मक पक्ष में भी 6 भाग में बांटा है। अभिग्रहण करना, अनुक्रिया करना, मूल्य आंकना, मूल्यों का संधारण करना, मूल्य पद्धति का संगठन और चरित्रीकरण। ये 6 भागों में बांटा भावात्मक पक्ष को। क्रियात्मक पक्ष को भी 6 भागों में बांटा है। उत्तेजना, कार्य करना, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। ये 6 भाग किसके होंगे? आपके क्रियात्मक पक्ष के होंगे। देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि भावात्मक पक्ष में कौन सा भाग नहीं आता है। भावात्मक पक्ष का 3 विकल्प दे देंगे, 1 विकल्प नहीं देंगे। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? काफी इंपोर्टेंट, काफी पॉपुलर प्रश्न है। कौन होंगे? हल, थॉर्नडाइक, होगार्डी या फिर स्किनर? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत आ जाए, आंसर क्या होगा आपका? स्किनर होगा। कौन होंगे? स्किनर होंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक या फिर सिद्धांत जो दिया है ये स्किनर के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया है? 1938 में, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पर भी किया है और कबूतर पे। चूहे पर 1930 में किया है और कबूतर पे 1943 में किया है ना। इसके उपनाम क्या है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की, जो कि पूछे जाते हैं? तो इसको आरएस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, आपका कार्यात्मक प्रतिबद्धता के सिद्धांत के नाम से, सक्रिय अनुबंध के सिद्धांत के नाम से, अभिक्रमिक अनुदेशन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंध के सिद्धांत। ये जो 5 नाम मैंने आपको बताए हैं किसके उपनाम है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के उपनाम है, आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न है 29वां आपका, भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया है। किसके द्वारा दिया है भाषा रूपांतरण सिद्धांत? बर्नस्टीन के द्वारा, चोम्स्की के, फिल्मर के या फिर स्किनर के? याद रखिएगा ये भाषा जो रूपांतरण सिद्धांत है ये चोम्स्की के द्वारा दिया गया है। नाम चोम्स्की अमेरिका के रहने वाले थे। इनके द्वारा सिद्धांत का प्रतिपादन 1959 में किया गया था। सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? सीखने से प्रयास व भूल, ये मैं आपको बता चुका हूं ये प्रश्न। कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर गेस्टाल्ट? कौन होगा सही आंसर? मैं आपको थॉर्नडाइक के बारे में जानकारी दे चुका हूं, सारी जानकारी दे चुका हूं प्रयास व भूल के सिद्धांत के बारे में, है ना। ये सारी जानकारी आपको दे चुका हूं, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आपका समय खराब होगा, है ना। ये पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बताया था, ज्यादा समय नहीं हुआ है ना। किस पर प्रयोग किया था, कौन से नियम बताए, उसके अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं, सारी जानकारी आपको दे चुका हूं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोल्डमैन इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि। जहां पर गोल्डमैन आ जाए संवेगात्मक बुद्धि लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा, है ना। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। गोल्डमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत यदि पूछ ले आपसे तो ये डेनियल गोल्डमैन द्वारा दिया गया है ना। सावेगिक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों? ये पुस्तक के लेखक कौन है? यदि पूछे कि सावेगिक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, इसके लेखक कौन है इस पुस्तक के? तो वो डेनियल गोल्डमैन है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, सर्वाधिक उपयुक्त जीविता रहता है का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था? लेमार्क के, हैरिसन के, डार्विन के या फिर मैकडूगल के? ये प्रश्न भी काफी अच्छा प्रश्न है, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका डार्विन के, याद रखिएगा। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का जो सिद्धांत है ये डार्विन के द्वारा दिया गया था। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सिद्धांत है एक ये वाक्यांश है। क्या है ये? एक वाक्यांश है जो प्रकृति चयन के तंत्र का वर्णन करने के तरीके के रूप में डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि विकासात्मक सिद्धांत का एक अंश है, एक वाक्यांश है। किसके द्वारा दिया गया? डार्विन के द्वारा। सीधा सीधा पूछे कि विकासवादी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो डार्विन के द्वारा दिया गया, जिसे उपयुक्त जीवित सिद्धांत, योग्यमत की उत्तरजीविता का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। यहाँ पर उपयुक्त जीवित सिद्धांत दे दें, योग्यतम की उत्तरजीविता दे दे, आपको पता होना चाहिए डार्विन के द्वारा दिया गया। और ये क्या है? एक वाक्यांश है, किसका? विकासवादी सिद्धांत का, है ना। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत की हम बात करें तो प्राकृतिक चयन को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि भैया जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है इसे प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है ना। चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे डार्विनवाद भी कहा जाता है। क्रम विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जिसे डार्विनवाद भी कहते हैं। और विकासवादी सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, याद रखिएगा। विकासवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये डार्विन को कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन को, याद रखिएगा। सीधा सीधा प्रश्न पूछिए कि विकासवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये डार्विन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक की बात करें तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है ये डार्विन द्वारा लिखी गई है, 1850 के दशक में प्रकाशित की गई है, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक चयन के साथ साथ विकासवाद की अपनी समझ को परिभाषित किया है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पुस्तक का नाम याद करना है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, भैया क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? क्षेत्र सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? सीधा सीधा पूछा गया है। व्यवहारवादी, संरचनावादी, मनोविश्लेषकवादी या फिर गेस्टाल्टवादी? सही आंसर क्या होगा? ये किसके अंतर्गत आएगा? तो याद रखिएगा ये आपका आएगा गेस्टाल्टवादी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? गेस्टाल्टवादी। आगे हम बात करेंगे भैया सिद्धांत दिया किसके द्वारा है। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक होंगे वो कर्ट लेविन होंगे। कौन होंगे? कर्ट लेविन होंगे। और यहाँ गेस्टाल्टवादी वर्ग का सिद्धांत है लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। जो प्रश्न पूछा गया था भाई क्षेत्र सिद्धांत किसके अंतर्गत आएगा? तो गेस्टाल्टवादी के अंतर्गत आएगा। अब इसमें मैंने आपको चार वैज्ञानिक बताए थे, उसमें किसके द्वारा सिद्धांत दिया गया? ये तो कर्ट लेविन द्वारा दिया गया, है ना। क्षेत्र सिद्धांत सामान्य शब्दों में यह कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसे सांकेतिक रूप में, यानी कि इसको सांकेतिक रूप भी दिया गया, बी बराबर एफ पी और ई के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम बात करें जैसे गेस्टाल्टवादी जो आपके वैज्ञानिक है उनके बारे में तो आपको पहले ही बता चुका हूं। यदि पूछ ले भाई गेस्टाल्टवादी के जनक कौन है? मैक्स वर्दीमर होंगे, है ना। उनके साथ साथ कौन से वैज्ञानिक होंगे? आपको कुटकोफ का, कोहलर, कर्ट लेविन, इनके बारे में आपको बता ही चुका हूं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन होंगे? मैक्स वर्दीमर होंगे। साथ में व्यवहारवादी, मनोविश्लेषणवादी, संरचनावादी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाई व्यवहारवादी में आपका जॉन बी वाटसन होंगे, जो कि जनक होंगे व्यवहारवादी के। मनोविश्लेषणवादी में सिमन फ्राइड, ये भी जनक है आपके। संरचनावादी में आपका विलियम वुंड और एडवर्ड टिचनर होंगे, है ना। संरचनावादी के बारे में आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सृजन शास्त्र के पिता से किसका नाम जुड़ा हुआ है भैया? क्रोएनक्रो, गॉल्टन, रास या फिर वुडवर्थ? इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रांसिस गाल्टन। कौन होंगे? फ्रांसिस गाल्टन, है ना।
फ्रांसिस गाल्टन सृजनन शास्त्र के पिता हैं, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग, जिसे कि हम पहले प्रश्न में आपको बता चुके हैं कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन द्वारा 1885 में किया गया था। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है। यदि पूछे कि बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है, ये किसका कथन है, किसके द्वारा बताया गया है, तो ये गाल्टन के द्वारा बताया गया है और गाल्टन को ही सृजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम। देखिए ये प्रश्न जो मैंने आपको बता रहा हूं, ये पहले भी आपको बता चुका हूं मैं कि भाई ये अन्य नाम पूछे जा सकते हैं आपके, और ये पूछा भी गया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंध है, नैमित्तिक अनुबंध है, प्राचीन अनुबंध है या फिर चिन्ह अनुबंध है? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा करेक्ट आंसर? होगा नैमित्तिक अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या होगा? नैमित्तिक अनुबंधन होगा। यहाँ पर कुछ मैं आपको अन्य नाम बताऊंगा जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भैया क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो स्किनर के द्वारा दिया गया है। किस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था? तो चूहे पर किया था। अब इनका अन्य नाम बताऊंगा, जैसे कि विकल्प में था नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, जो कि आपका करेक्ट था। इसके साथ साथ इसको पुनर्वलन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, क्रियात्मक क्रिया प्रसूत सिद्धांत, अभिक्रमिक अनुदेशन सिद्धांत, RS सिद्धांत, R टाइप थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत और साधनात्मक अनुबंध का सिद्धांत। ये सभी नामों से जाना जाता है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, याद रखिएगा, अन्य नाम है ना, पूछा जा सकता है आपसे। समीपस्थ अनुबंध सिद्धांत की बात हम करें तो ये गुथ्री के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? गुथ्री के द्वारा। जो विकल्प में थे उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। भैया इसका अन्य नाम क्या है? ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। समीपस्थ अनुबंध सिद्धांत की हम बात करें तो गुथ्री के द्वारा अन्य नाम है सामीप्यता का सिद्धांत, स्थापन का सिद्धांत, एकल प्रयास का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, इकराहा प्रयास का सिद्धांत, वन ट्रायल थ्योरी और सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, है ना। ये आपका समीपस्थ अनुबंधन सिद्धांत की उपनाम है। किसके द्वारा दिया गया है? तो ये गुथ्री के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत इंपोर्टेंट है भैया, पावलोव द्वारा दिया गया है, प्रयोग इन्होंने कुत्ते पर किया है। अन्य नाम क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से, क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत के नाम से, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, सहज अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, परस्पर अनुबंध का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत और अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, है ना। साथ में एक और विकल्प था आपका चिन्ह अनुबंधन या फिर चिन्ह सिद्धांत। ये टोलमैन के द्वारा दिया गया है, प्रयोग इनने कुत्ते पर किया है, भूल भुलैया परीक्षण इनके द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? टोलमैन के द्वारा। अन्य नाम हम जाने तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत, संकेत अधिगम सिद्धांत, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत, अर्थपूर्ण व्यवहार सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत। प्रत्याशा सिद्धांत याद रखिएगा, प्रत्येक अधिगम सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण अधिगम सिद्धांत, ये किसके उपनाम है? चिन्ह अनुबंध या फिर चिन्ह सिद्धांत के उपनाम है। किसके द्वारा दिया गया है? टोलमैन के द्वारा दिया गया है ना। याद रखिएगा सारे के सारे उपनाम। अब हम अंतिम प्रश्न पे चलेंगे। टोटल यहाँ पर 36 प्रश्न मैंने रखे थे। यदि आपको और चाहिए इस पर वीडियो तो बता दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से, एक अलग से वीडियो भी आपको बना देंगे। एक चलिए लास्ट प्रश्न है आपका प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? किलपेट्रिक से, रूसो से, मोंटेसरी से या फिर फ्रोबेल से? किससे है? जहां पर प्रोजेक्ट विधि के बारे में पूछे किलपेट्रिक आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? किलपेट्रिक। दो विधि और मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक तो किलपेट्रिक होंगे, लेकिन किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक पूछे तो फ्रोबेल होंगे, और मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक पूछे तो मारिया मोंटेसरी होंगे। ये तीनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, है ना। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ पर कुछ कह रहा था, मैं भूल गया था। मैं यहाँ पर टेस्ट की बात कर रहा था, है ना, कि टेस्ट में मैं आपको दे दूंगा, यदि आप चाहे तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 36 प्रश्न में काफी समय लग गया, लेकिन हर एक प्रश्न की व्याख्या में आगे से ऐसे ही करूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है ना, वीडियो को शेयर करना है ताकि हमें पता चल सके। तो आगे भी इसी प्रकार की यदि वीडियो आपको चाहिए तो आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।